Good afternoon, friends. Welcome once again on our YouTube channel JEC Academy. हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसके एक दो वीडियोस जो हमारे बचे हुए हैं, एक दो क्लास और लगेगी, उसके बाद में फिर ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ डिटर्मिनर्स, और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक बहुत स्पेशल पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। स्पेशल पार्ट इसलिए कहा मैंने क्योंकि थोड़ा अनकॉमन सा है कि लोग बागों ने ज़्यादा, स्टूडेंट्स ने वो देखा नहीं होता है, और कुछ नियमों से, कुछ रूल्स से बिल्कुल अपोजिट बात करता है ना, जिससे हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? वैसे सेंटेंस के जो मूड्स होते हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, है ना। इंपेरेटिव मूड, असर्टिव मूड या सब्जंक्टिव मूड, इंटरोगेटिव मूड, जितने भी होते हैं इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन वैसे तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है टेंस के बाद, टेंस में इसका ज़्यादा योगदान है, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी है, इसलिए यहाँ पढ़ाना भी ये जरूरी हो जाता है। तो यहाँ हम सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव मूड होता क्या है ना। सब्जेक्टिव मूड बेसिकली कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में, या कोई अनरियल, हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक, अनरियल, ऐसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए जो बेसिकली काल्पनिक हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्टिव मूड उसको कहा जाता है। अनरियल हम इसको बोल सकते हैं, काल्पनिक, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसको दर्शाने के लिए सब्जेक्टिव मूड। उसके अलावा समथिंग सजेस्टेड और डिमांडेड। यदि कोई चीज किसी को सजेस्ट की जाए या किसी से कुछ डिमांड किया जाए तो उसे भी सब्जेक्टिव मूड कहा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव मूड मैं पूरा डिटेल में सेंटेंस के, मूड्स ऑफ सेंटेंस की अलग से क्लास लूंगा, उसमें भी बता दूंगा, और ज्यादातर इसको पढ़ेंगे अपन टेंस में। लेकिन यहाँ दो तीन चीजें हैं, उसके लिए अपन सब्जेक्टिव मूड पढ़ रहे हैं, तो एक छोटी सी अपन बेसिक बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? जब हम किसी अनरियल, किसी हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक किसी सिचुएशन की बात करते हैं तो उसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। या कभी किसी से कोई चीज सजेस्ट कर दी जाए, किसी से कोई चीज डिमांड कर ली जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करना है और क्या है ये चीजें, इसको अपन देख लेते हैं। चलो सेंटेंस देखें। सेंटेंस देखेंगे। हिज वॉइस इज स्ट्रेन्ड एज इफ ही वॉज walking on a wire. ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। If I were the PM, I would not stand for the implementation of the bill
बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है, इनको ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। चलो दोनों सेंटेंस देख लेते हैं हम। हिज वॉइस इज स्ट्रेन्ड एज इफ ही वॉज वॉकिंग ऑन अ वायर। सेंटेंस पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट कौन है? हिज वॉइस, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब देख लेते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब कौन है? इज, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है स्ट्रेन्ड, इसको हम ये एडजेक्टिव बन रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, इसको बाद में देखेंगे, ये अलग चीज है। यहां पर देखते हैं हिज वॉइस इज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेते हैं। हिज वॉइस हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लिख रखी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। स्ट्रेन्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण, है ना, टेंस्ड, डरी हुई सी आवाज है, कांपती हुई, क्योंकि कुछ स्ट्रेस है। क्यों है? एज इफ, मानो कि, है ना, हम क्या कह रहे हैं, उसकी आवाज ऐसे डरी हुई जैसे कि ही वॉज वॉकिंग ऑन अ वायर। अब देखो ये वॉकिंग ऑन अ वायर का मतलब इसने सेंटेंस ने क्या कहा है कि उसकी आवाज इतनी तनावपूर्ण, इतनी डरी हुई है मानो कि वो किसी वायर पर चल रहा हो। अब ये सिचुएशन बिल्कुल काल्पनिक है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। ये सिचुएशन काल्पनिक है, वो वायर पे डेफिनेटली नहीं चल रहा होगा, हमने कल्पना की है ऐसी कि भाई इतना अगर किसी की आवाज डर रही है तो हो सकता है किसी बड़े खतरे में हो, और हमने कल्पना की जैसे कि किसी व्यक्ति की वायर पे चलते हुए सिचुएशन हो सकती है, वैसी उसकी आवाज डरी हुई है। तो ये हाइपोथेटिकल यानी अनरियल यानी कि काल्पनिक सिचुएशन है। कौन सी? वायर पे चलने वाली। तो ये काल्पनिक सिचुएशन है, और इस काल्पनिक अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए कई तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज होता है ना। जैसे कि इफ और एज इफ कंजंक्शन यूज होते हैं, है ना। एक मैं आपको बताऊंगा आगे, इफ ओनली, उसका यूज किया जाता है। कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं और कुछ दैट क्लोजेस हैं सजेस्ट और डिमांड के लिए, यानी कि एक अनरियल सिचुएशन को कई तरीके से बता सकते हैं सब्जेक्टिव मूड को। यहां हमने कंजंक्शन लगाया है एज इफ। एज इफ सब्जेक्टिव मूड को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कंजंक्शन। He was walking on wire, तो ये जो हमारा काल्पनिक, his voice is strained, ये तो रियल सिचुएशन है, उसकी आवाज एक्चुअल में डरी हुई है। लेकिन ये वायर पे चलने वाली जो सिचुएशन है ये अनरियल है। और एक बात आप याद रखें, ये जो अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है सब्जेक्टिव मूड में, इनमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल का यूज किया जाएगा। स्पेशली इन एज इफ एंड इफ क्लॉज में वर्ब हमेशा क्या होगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसलिए यहां पर हम वॉज का यूज नहीं करेंगे बल्कि वर का यूज करेंगे। ही वर वॉकिंग ऑन अ वायर, बिल्कुल पहली बार आपने हो सकता है देखा हो ही के साथ वर का यूज। हमने जिंदगी में ही के साथ हमेशा वॉज ही लगाया है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब बिल्कुल सिंगुलर ही होनी चाहिए। लेकिन ये अनरियल सिचुएशन है, तो नोट क्या लिखना है? तो सब्जेक्टिव मूड में जो अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाता है, उसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज किया जाता है प्लूरल वर्ब का। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इफ आई वर द पीएम आई वुड नॉट स्टैंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। सेंटेंस कहना चाहता है कि यदि मैं पीएम होता तो मैं इस बिल के इंप्लीमेंटेशन यानी लागू होने पर नहीं अड़ता। अड़ता मतलब नहीं, अडिग होना है ना, किसी चीज पर अड़ जाना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अब सेंटेंस देखें हम, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई है तो वर्ब होनी चाहिए दोस्तों सिंगुलर। सॉरी, आई के साथ वैसे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज नहीं करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांस में। याद रखें, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन वॉज और वर में से अगर बात है तो आई के साथ वर नहीं होगा बल्कि वॉज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई के साथ होना चाहिए वॉज, लेकिन यहां हमने वर लिखा हुआ है, तो क्या यह सही है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ आई वर द पीएम, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, क्या यह काल्पनिक है? क्या मैं किसी चीज के बारे में इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं? है बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है, ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और ये अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव मोड वाले सेंटेंस। और दोस्तों सब्जेक्टिव मोड में मैंने आपको बताया था, अनरियल सिचुएशन के वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी लगाएंगे? हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो। आई वुड नॉट स्टैंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। फुल इमेजिनरी जब सेंटेंस होता है, टोटली सब्जेक्टिव मोड का सेंटेंस होता है,
तो हम मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको अभी ज्यादा ध्यान से ना देखें, क्योंकि ये हम पूरा का पूरा टेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो अपन केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक ही रहें। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब प्लूरल होगी अगर अनरियल सिचुएशन है, सब्जेक्टिव मूड है। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी जब हम बात कर रहे हो अनरियल सिचुएशन की। ठीक है, क्लियर है? और कुछ सेंटेंसेस के देखते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। चलो, एक और बहुत फेमस सेंटेंस है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी मैं लिख के देता हूं। इफ he was a bird, he would fly। बहुत फेमस सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो देखें सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अगर वो चिड़िया होता या बर्ड होता अगर वो, तो वो उड़ता। ठीक है, तो यहां सेंटेंस आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये एक इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है, काल्पनिक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। और ऐसे सेंटेंस में हम क्या जानते हैं? ऐसे सेंटेंस में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसलिए यहां वॉज की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? वर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी सब्जेक्टिव मोड की बात। एक दो स्ट्रक्चर और बनते हैं इसके, वो देखते हैं। चलो सेंटेंस देखेंगे। इफ ओनली आई वॉज 10 years younger, if only I was 10 years younger, काश मैं 10 साल यंग होता। यानी अगर मेरी एज 30 है तो कोई कल्पना कर रहा है कि काश 20 साल होती, ऐसा कहना चाहता है सेंटेंस। ये इफ ओनली, इसका यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यानी कि अनरियल सिचुएशन के लिए किया जाता है मोस्टली, है ना। काश, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, किसी चीज की डिमांड या विश करते हैं, किसी चीज की कामना करते हैं, तब हम बेसिकली ये इफ ओनली का यूज करते हैं। ठीक है, इफ ओनली आई वॉज 10 years younger, काश मैं 10 साल यंग होता, जो मेरी एज अभी है उससे काश 10 साल कम होती है, ऐसा सेंटेंस में कहना चाहता है। तो अब यहां से आप समझ चुके हैं कि कल्पना कर रहा है कोई आदमी, अनरियल सिचुएशन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 10 साल यंग हो जाऊं, है ना। तो ये अनरियल सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में जैसा कि अपन देख चुके हैं, सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे राम हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। वॉज की जगह हम वर लिख देते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो सब्जेक्टिव मोड अनरियल सिचुएशन की बात आई है, वो एक तो हमने देखी इफ ओनली के साथ, इफ ओनली हाइपोथेटिकल कंडीशन को दर्शाता है। एक हमने इफ और एज इफ के साथ देखा है। याद रखें, हमेशा ऐसा नहीं है कि इफ को आते ही हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी। इफ के साथ में और भी कई तरह की कंडीशन हो सकती है, एज इफ के साथ भी कई तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को भी दर्शाता है। वो हमको सेंटेंस से पता चल ही जाएगा कि रियल सिचुएशन है कि अनरियल है सेंटेंस को पढ़ने के बाद। इफ ओनली ये थोड़ा सा फिक्स है, इसके साथ मोस्टली अधिकांशतः इसके साथ हाइपोथेटिकल कंडीशन का ही यूज होता है। ठीक है, अब इन दोनों में एक बात याद रखें, ये जो इफ ओनली है या हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसमें शुड, वुड, इनका यूज भी किया जाता है या पास्ट टेंस का यूज भी किया जाता है। वो बातें बिल्कुल अलग है, वो हम सारी टेंस में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब की। अगर पास्ट टेंस हुआ, पास्ट सिंपल टेंस हुआ, तो वहां तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसमें। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो इन हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी कि काल्पनिक सिचुएशन को दर्शाने के लिए वर्ब शुड बी प्लूरल ऑलवेज। और क्या हो सकता है वो सब अपन बाद के वीडियोस में देखेंगे। तो ये तीन जो चीजें हैं ये अपन ने अभी तक देखी। बेसिकली अनरियल सिचुएशन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। चलें और कुछ सिचुएशन देखते हैं अपन।
चलो सेंटेंस देखें। द कमिटी recommends that he face the tribunal, है ना। इसके साथ एक और सेंटेंस में लिख देता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। द कमिटी says that problems every now and then। थोड़ा सा सेंटेंस चेंज किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका मतलब में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं चेंज करते तो भी। द कमिटी रिकमेंड्स दैट ही फेस द ट्रिब्यूनल। अब हम अगर इस सेंटेंस को देखें तो हमको इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक गलती बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। क्या है? सबसे पहले देखो, कमिटी रिकमेंड्स, रिकमेंड करना का मतलब किसी से कोई हिंदी में क्या कहेंगे इसको एग्जैक्टली? रिकमेंड का मतलब किसी को कोई बात कहना, कोई एडवाइस देना या कोई रिकमेंड करना किसी को, ये बात है सिंपल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? कमिटी। और कमिटी के बारे में क्या जानते हैं हम कि कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। पिछले से पिछले वीडियो में हमने देखा था ये बात, जिसने नहीं देखा हो देख लेना कलेक्टिव नाउन का वीडियो, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। तो सिंगुलर वर्ब कब होती है? जब सारे के सारे सदस्य एक ही काम करें, प्राइमरी पर्पस करें तो सिंगुलर होती है, और अगर अलग अलग काम करेंगे तो वर्ब होती है प्लूरल। यहाँ पे कमेटी रिकमेंड कर रही है, यानी कि पूरी की पूरी कमेटी का मिला जुला डिसीजन है ये, उसने रिकमेंड किया है किसी व्यक्ति को। तो कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, और रिकमेंड का ये सिंगुलर करने के लिए हमने इसमें एस जोड़ दिया, तो ये रिकमेंड्स हो गया सिंगुलर। अब यहाँ से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं, कमेटी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट कंजंक्शन हुआ हमारा, ही फेस द ट्रिब्यूनल। अब यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको सीधी सीधी गलती नजर आ रही है कि ही तो होता है सिंगुलर, तो ये फेस प्लूरल क्यों लिखा हुआ है? इसको प्लूरल करना, सिंगुलर करना चाहिए, और सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं अपन? इसमें एस जोड़ देते हैं। किसी भी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। तो यहां हमको ही दिखा सिंगुलर, तो हमने वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या कर दिया? उसमें एस जोड़ दिया। तो ये सेंटेंस हम मानेंगे सही, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा आपने किया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यही बात है इस वीडियो की खास, या इस सिचुएशन सब्जेक्टिव मोड की, कि ये रूल्स के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ऐसे आपने देखे होंगे बहुत कम, ठीक है। तो ये गलत है, और ये फेस जो लिखा हुआ ये सही है। और अब ऐसा क्यों हुआ, समझें सेंटेंस। हमने सब्जेक्टिव मोड में बात कही थी कि एक तो है अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल, और दूसरी बात कही थी समथिंग सजेस्टेड और डिमांडेड। समथिंग सजेस्टेड और डिमांडेड। जब किसी से कोई बात किसी को सजेस्ट की जाती है, सुझाव, या किसी से कोई चीज डिमांड की जाती है, कोई चीज मांगी जाती है ना, तब हम उसको सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड में सबसे पहले अपन ने देखे थे एग्जांपल इफ, एज इफ के, और सब्जेक्टिव मूड में दैट क्लॉज भी शामिल किया जाता है। दैट क्लॉज है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। दैट कंजंक्शन जो है, इसके साथ में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इसको हम दैट क्लोज कहते हैं, ठीक है। चलो, जब किसी से कोई चीज डिमांड की जाती है, सेंटेंस पढ़ते हैं। द कमिटी रिकमेंड्स, कमिटी रिकमेंड करती है या उससे कहती है दैट ही फेस द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल है न्यायाधिकरण, अब इसका ओरिजिनल बिल्कुल न्यायाधिकरण, हिंदी तो यह है, और अपन अपनी भाषा में समझे तो ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक तरह की कोर्ट जो किसी
डिस्प्यूट के ऊपर कोई जजमेंट करती है या सुनती है, सुनवाई करती है, उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ट्रिब्यूनल का मतलब। अब सेंटेंस का मतलब समझो। कमिटी ने उससे कहा, या कमिटी रिकमेंड करती है उसको कि वो फेस करे ट्रिब्यूनल को। तो यहां क्या हम किसी को कोई चीज करने की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, इस सेंटेंस में हमने डिमांड की है। किससे? ही से। और क्या डिमांड की है? कि वो ट्रिब्यूनल को फेस करे। अब अगर किसी से कोई चीज डिमांड की जाती है, किसी को कोई चीज सजेस्ट की जाती है, किसी के लिए कोई चीज विश की जाती है, प्रे की जाती है, तो उससे सब्जेक्टिव मूड की श्रेणी में लाया जाता है। और सब्जेक्टिव मूड में क्या करना है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब तो प्लूरल ही रहेगी। इसलिए यहां पर फेस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। मैं आपको बता चुका हूं ऑल्दो कि यहां हम पास्ट टेंस का यूज भी कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में, या शुड का यूज भी कर सकते हैं। हम यहां पर सीधा शुड भी लिख सकते हैं, बल्कि जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स शुड का ही यूज किया जाता है ना। अब ये शुड लगाने के बाद सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम कोई गलती नहीं लग रही इसमें। द कमिटी रिकमेंड्स दैट ही शुड फेस द ट्रिब्यूनल, कि उसे ट्रिब्यूनल को यानी कि कोर्ट को फेस कोर्ट का सामना करना चाहिए, ये कमिटी ने रिकमेंड किया है। तो ये शुड बिल्कुल सही लगता है, और ज्यादातर सेंटेंस में शुड ही होता है, इसलिए अपन को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि शुड के साथ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए शुड होता है। लेकिन अगर शुड ना हो तो भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई गलती इसमें नहीं है। तो यहां कहीं अगर इस तरीके से उन्होंने लिख दिया सेंटेंस और तब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चक्कर में फेस में एस जोड़ दिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ध्यान रखें इस बात पे। नेक्स्ट सेंटेंस से इसको कंपेयर करते हैं। द कमिटी सेज, कमिटी कहती है, दैट ही फेसेस प्रॉब्लम्स एवरी नाउ एंड देन, कि वो हर थोड़े समय में प्रॉब्लम्स का सामना करता है। दैट ही फेसेस प्रॉब्लम्स एवरी नाउ एंड देन, कि वो हर थोड़े थोड़े समय में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करता है, ऐसा कमेटी कहती है। तो क्या यहां पर डिमांड है कि भाई तुम प्रॉब्लम्स फेस करो थोड़ी थोड़ी देर में, या किसी को कोई सजेशन दिया है हमने कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ऐसे क्यों बैठे हो खाली, प्रॉब्लम्स का सामना करो? ना तो हमने किसी को कोई सजेशन दिया है, ना ही किसी से कोई चीज की डिमांड की है। तो ये सब्जेक्टिव मूड नहीं है, यह तो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट कहा है। असर्टिव मूड टाइप का सेंटेंस हो जाएगा ये ना, कि हमने किसी के लिए कोई बात सिंपल कही है, नॉर्मल वे में कही है। तो यहां ना तो कोई वो सिचुएशन है, इसलिए यहां पर सब्जेक्टिव मूड नहीं होगा। सब्जेक्टिव मूड नहीं होगा तो यहां पर ही के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब के लिए एस का यूज करना जरूरी होता है। यहां से अगर एस हटा दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। कहीं ये दैट दिखते ही तुम इसको भी सब्जेक्टिव मोड में मत समझ लेना, ठीक है। दैट क्लोज में सब्जेक्टिव मोड हो सकता है, लेकिन सिचुएशन क्या होनी चाहिए? किसी के लिए कोई चीज सजेस्ट की गई हो या किसी से कोई चीज डिमांड की गई हो, ठीक है, सजेस्ट या डिमांड की गई। अगर ऐसा नहीं है, कोई स्टेटमेंट है सिंपल, तब आप यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे और ही के साथ सिंगुलर वर्ब करने के लिए एस का यूज यहां पर करेंगे, फेसेस ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए कुछ बातें मैं आपको लिख देता हूं कि याद रहें। दोनों सेंटेंस लिख लेना और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और इसको आसान बनाते हैं। देखो, पहला सब्जेक्टिव मोड तो हमने देखा था इफ और एज इफ के साथ, दूसरा देखा इफ ओनली के साथ, हाइपोथेटिकल यानी कि अनरियल काल्पनिक सिचुएशन के लिए। अगला जो किसी से डिमांड और सजेशन की जाती है उसके लिए स्ट्रक्चर बनता है दैट क्लॉज। बिल्कुल आसान भाषा में समझो। दैट क्लॉज के साथ अगर वर्ब है ना, अपने हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में, या रिपोर्टेड स्पीच नहीं तो जो मेन क्लॉज है उसमें वर्ब हो इंसिस्ट, उसमें वर्ब हो रेकमेंड, जैसा कि अपन ने पिछले सेंटेंस में देखा, प्रे, विश, हाँ आपने ऐसे सेंटेंस देखा भी होगा, आई विश गॉड ब्लेस हिम, या कई बार आपने ऐसे सेंटेंस देखा है गॉड ब्लेस यू। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने सुना ही है सभी ने, गॉड ब्लेस यू, या आई विश दैट गॉड ब्लेस हिम, या दैट नहीं लगाया मैंने, चलेगा।
आई विश गॉड ब्लेस हिम। तो अब ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। गॉड ब्लेस यू कितनी बार सुना है हमने, तो ये क्या सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं है। गॉड सब्जेक्ट, ब्लेस वर्ब, अब गॉड सिंगुलर है तो फिर वर्ब प्लूरल कैसे है भाई? ब्लेस तो प्लूरल हुई ना वर्ब, ब्लेस वर्ब सिंगुलर कैसे होती है? जब हम इसमें ईएस जोड़ते, ब्लेसेस, है ना? हाँ, तो ये वर्ब तो प्लूरल हुई, तो अगर सब्जेक्ट गॉड सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल कैसे है? तो ये तो इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पर प्रे है या विश है, हमने कोई चीज किसी के लिए कामना की है, तो इसलिए सब्जेक्टिव मूड ऐसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल वर्ब हम लगा देंगे, इसलिए ये सेंटेंस सही है। आई विश, मैं कामना करता हूं कि भगवान उसको ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद दे, तो ये चीज मैंने किसी के लिए प्रे की, तो अब यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं किया है। गॉड जो कि सिंगुलर है उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि दैट हैज बीन डिमांडेड और प्रेड फॉर समवन। चलिए, इंसिस्ट है, रिकमेंड है, प्रे, विश या ऐसी और भी वर्ब जिनके साथ हम किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ चीज या कोई चीज किसी से डिमांड करते हैं। देखो, सैड और टेल बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा। सैड और टेल, कहा, मैंने कहा, और कहा क्या है? जो चीज हुई है, कोई स्टेटमेंट के लिए होता है। तो सैड और टेल के साथ कभी भी हम सब्जंक्टिव मूड का यूज नहीं करते हैं, वो तो एक इंडिकेटिव मूड होता है, ठीक है। ये जो वर्ब है या इनके अलावा और कुछ एडजेक्टिव जैसे इंपॉर्टेंस, है ना, इंसिस्टेंस, ये कुछ एडजेक्टिव हैं और ऊपर लिखी हुई कुछ हमारी वर्ब है। ये अगर हमारे पास में वर्ब हो तो दैट क्लोज में सब्जंक्टिव मूड हो जाता है ना। मोस्ट प्रोबेबली दैट क्लॉज में, यानी कि दैट के साथ जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? सब्जंक्टिव मूड, यानी कि किसी से कोई चीज डिमांड या सजेस्ट की गई है। और जैसे ही सब्जंक्टिव मूड हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे हम। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब होगी प्लूरल। देखते हैं सेंटेंस, जल्दी से ये लिख लो। हमने सेंटेंस लिखा, ही इंसिस्ट्स that Jen sit here. He insists that Jen sit here. सेंटेंस देखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यहां से अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? ही सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर होगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या कर दिया? एस जोड़ दिया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़े हमने, आगे पढ़ा जैन। जैन किसी का नाम है, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, कोई व्यक्ति है जैन, ठीक है। विदेश का है तब थोड़ा अंग्रेजी सा नाम है। एनीवेज, जैन सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अगर नॉलेज पूरी नहीं है तो अपन तुरंत इसमें से एस लगा देंगे और अपन सोचेंगे कि हमने सेंटेंस सही कर दिया, लेकिन गलत हो गया। एस नहीं जोड़ना है इसमें, ये सिट ही होगा। तो अब सिट होगा तो आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल क्यों लिखी हुई है? तो आ जाओ अपन सेंटेंस शुरुआत से पढ़ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि यहां वर्ब क्या है। यहां वर्ब है इंसिस्ट। अभी देखा था अपन ने 4-5 वर्ब देखी थी, इंसिस्ट, रेकमेंड, प्रे, विश। उसके बाद अगर दैट क्लॉज है तो इस दैट क्लोज में मोस्ट प्रोबेबली सब्जंक्टिव मूड होता है ना, यानी कि किसी से कोई चीज डिमांड की गई है। और ऐसे में दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, यहां सिंगुलर के साथ वर्ब प्लूरल ही होगी। ट्रिक क्या है? वर्ब देखिए अपन ने, इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रे, विश, या इनमें से सजेशन और डिमांड वाली वर्ब में से, उसके बाद दैट कंजंक्शन। तो इस दैट क्लोज में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब प्लूरल ही यूज की जाएगी। अच्छा, एक बात नोट करें, मैं फिर से आपके सामने ये कह देता हूं कि यहां अगर शुड होता तो भी सही होता, और आप लोगों ने ज्यादातर सेंटेंस ऐसा शुड के साथ ही देखा है। ऐसा सेंटेंस अपन ने ज्यादातर किसके साथ देखा है? शुड के साथ देखा है, इसलिए अपन को ये इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। शुड होता तो भी सही होता, लेकिन अगर शुड नहीं हो तो भी यहां वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा।
आप सेंटेंस पढ़ लो, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वो इंसिस्ट करता है यानी कि जोर देता है इस बात पर कि जैन यहां बैठे। तो ये चीज किसी के लिए डिमांड ही तो की है, उसने डिमांड की है कि जैन बैठे हैं। तो डिमांड करने के लिए हम सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं, और ऐसे में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, एस या ईएस उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपोजिट रूल दिख रहा है, लेकिन ये सही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से एंड तक आप इस नियम से रिलेटेड जो भी बातें मैंने कही है ध्यान से सुन लो, और अब नोट्स लिख लो जल्दी से। सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड हम कहते हैं किसी अनरियल सिचुएशन को, हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक सिचुएशन को। काल्पनिक सिचुएशन जब हम सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, हम किसी के बारे में केवल कल्पना कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर इफ और एज इफ, इफ और एज इफ के साथ कई तरह की कंडीशन बनती है, जिनमें से एक सब्जेक्टिव मूड भी है। सब्जेक्टिव मूड यानी जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, कल्पना है। ऐसे में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसे लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दूसरा सब्जेक्टिव मूड, समथिंग सजेस्टेड और डिमांडेड टू समवन, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को कोई चीज डिमांड या सुझाव या सजेस्ट की जाती है, तो उसे भी सब्जेक्टिव मूड में मानते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, कुछ वर्ब है, इंसिस्ट, प्रे, विश, सजेस्ट, रेकमेंड, इनके साथ जो कंजंक्शन दैट है हमारा, इस दैट कंजंक्शन के साथ वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव मूड होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपन यहां नहीं कर सकते। और सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, कौन कौन से टेंस का यूज किया जा सकता है, ये सब टेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको यहां बता चुका हूं कि इन सेंटेंस में शुड भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर शुड ना हो, पास्ट टेंस नहीं हो, प्रेजेंट टेंस हो, तब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं बल्कि वर्ब की प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव मूड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई इसमें फिर से दिक्कत है तो कमेंट में मुझे एक बार लिख देना, मैं और एग्जांपल दे दूं। ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव मूड था, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, टेंस में। ठीक है। चलो अब एक छोटा सा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो अपन देख लेते हैं। मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिकांश, डिटर्मिनर के रूप में। बाकी मेजॉरिटी एक नाउन भी है, अपन बाद में देखेंगे उसको। ठीक है। तो मेजॉरिटी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल होता है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात नोट करें कि मेजॉरिटी ऑफ, इसके बाद जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा, है ना। या इसके बाद समटाइम्स हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हैं। कैसी वर्ब होती है, अनकाउंटेबल नाउन समटाइम्स, या फिर ऑलवेज प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद या तो प्लूरल, एक तो प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। क्यों, देखते हैं। सेंटेंस देखा हमने, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर इज इन फेवर, इसके क्वेश्चन भी काफी आए हुए हैं एग्जाम में, इज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर। चलो सेंटेंस देखा। सबसे पहले हम जैसा कि स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, हमको दो गलतियां तुरंत पता चल गई होगी। मेजॉरिटी ऑफ के बाद में नाउन होता है प्लूरल, इसलिए प्लूरल नाउन कर दिया, और वर्ब भी होती है प्लूरल, इसलिए इज की जगह कर दिया हमने आर। वेरी इजी, याद कर सकते हैं आप इसको। मेजॉरिटी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्यों हुआ ऐसा। बहुत आसान बात है, अर्थ के अनुसार हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर मैं लिखूं मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर, अब वर्कर लिखा हुआ है सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब कितना वर्कर, कितने वर्कर की बात कर रहे हैं हम, एक वर्कर। कितना वर्कर है, एक वर्कर। अब पढ़ो इसको, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर, एक वर्कर की मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब बहुमत। तो एक व्यक्ति का कोई बहुमत हो सकता है। आप किसी भी चीज में
एक व्यक्ति का कोई बहुमत नहीं जांच सकते, एक व्यक्ति का कोई बहुमत नहीं है, एक व्यक्ति तो एक की बात करेगा। बहुमत का हम बोल सकते हैं जब हम एक से ज्यादा की बात करें, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो एक से ज्यादा होते ही नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा वर्कर्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो। चाहे तो तुम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लग रही होगी ये बात कि ऑफ के बाद वाले के अनुसार क्यों लगा रहे हैं वर्ब, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले के अनुसार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसी से पता चल रहा है कि ये मेजॉरिटी प्लूरल है। कैसे, मान लीजिए हमने कह दिया क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट, और किसी ने आके कह दिया कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि सुरेंद्र क्लास का मॉनिटर बने, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं। ईमानदारी से बताओ 100 में से कितने बच्चे चाहेंगे, कम से कम 51 या 51 या उससे ज्यादा बच्चे अगर बोलेंगे तो सुरेंद्र मॉनिटर बनेगा। तो 51 कैसा हुआ, प्लूरल हुआ ऑब्वियसली, इसलिए वर्ब रहेगी यहां पर प्लूरल। जब आप प्लूरल की मेजॉरिटी करते हैं तो प्लूरल ही आता है, इसलिए वर्ब प्लूरल रहेगी। तो ये बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस रूल को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि मेजॉरिटी का ऑफ के बाद में नाउन कैसा होना चाहिए। हम जानते हैं एक व्यक्ति की कोई मेजॉरिटी नहीं होती, इसलिए एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, और एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल ही होगा मस्त, और ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए कई रूल तो ऐसे हैं जिनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। जैसे टू विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, विथ, टुगेदर, अलोंग विथ, इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है वर्ब। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, अलोंग विथ, कपल्ड विथ, इन एडिशन टू, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट के अनुसार ही आएगी, है ना। फ्रैक्शन हमने पढ़ा, फ्रैक्शन में याद करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बहुत डिटेल में उस वीडियो में पढ़ाया है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, उस नियम को याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, मैंने आपको इतना इस तरीके से समझाया कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेजॉरिटी ऑफ, इसके बाद में हमको कभी रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी एक आदमी की नहीं होती, नाउन मस्ट बी प्लूरल, और जब प्लूरल में से मेजॉरिटी करेंगे तो प्लूरल ही होगा। जैसे हमने देखा 100 में से मेजॉरिटी निकालोगे तो कितने होंगे, 51 होंगे, तो 51 तो प्लूरल होता है, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो मोस्टली जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के या किसी भी टॉपिक के, वो हमको याद करने की जरूरत नहीं होती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो चलेंगे। अब रूल याद करने की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि रूल जो है याद करने पर स्टूडेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि सर रूल तो भूल जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, जब नाउन पढ़ेंगे तो उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल भूल जाते हैं। जब 6-7 टॉपिक पढ़ लिए तो बाकी पहले, दूसरे, तीसरे सबके रूल बोलने लगते हैं। तो बात ये करो कि रूल ज्यादा याद ना करो, कॉन्सेप्ट को समझो और अप्लाई करो। यानी जब भी तुम सेंटेंस देखो तो अप्लाई करो। जब भी तुम सेंटेंस देखो कहीं भी, चाहे यहां देखो, चाहे किसी और जगह देखो, किसी बुक में देखो, किसी न्यूज़पेपर में देखो, जब भी कोई सेंटेंस देखो उसका सब्जेक्ट और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, इन सब को ब्रेक करो, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो और एग्रीमेंट करो। ये हैबिट में डालना पड़ेगा। अगर ऐसे हो गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसको ये रटा नहीं मारा, याद नहीं करा, कॉन्सेप्ट को समझा है। कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया था इसका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, कट तो नहीं रहा है प्रोफेशनल्स, ठीक है, recommends HP whatever। देखो ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि HP था कि लेनोवो था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल है उसको इसी तरीके से देखो। अंग्रेजी देखो खाली, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल रेकमेंड्स HP। तो सबसे पहले हमको दिखा मेजॉरिटी ऑफ, अगर याद करा हुआ है तो सीधा से अप्लाई करो। मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगी। ये प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है प्लूरल, और प्रोफेशनल्स प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा। कई बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को कि वर्ब में अगर एस जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी, और हटा देंगे तो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है,
हम सेंटेंस में कहना चाहते हैं जो कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स हैं, जो कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो रिकमेंड करते हैं एचपी को रिकमेंड करते हैं, मतलब आप लोगों को सुझाव देते हैं कि एचपी ज़्यादा बढ़िया ब्रांड है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। तो ये जो वर्ब है, वर्ब प्लूरल होती है जब इसमें एस और एस ना जुड़ा हो। तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन हो गया और ये प्लूरल वर्ब हो गई, ऐसे करके सेंटेंस सही हो गया। एस को हटाना पड़ेगा। और आप कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं इसका कि एक प्रोफेशनल की कोई मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती है, एक से ज़्यादा होना चाहिए इसलिए प्लूरल, और एक से ज़्यादा की मेजॉरिटी भी प्लूरल होती है इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद में वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ के एक दो और यूज़ हैं, या मेजॉरिटी नाउन के कुछ और यूज़ हैं, वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बहुत अच्छे से आप लेके बहुत तरीके से नोट्स बना लो। सब्जेक्टिव मोड वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, और इसके बाकी की चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।